नमस्कार। नरेंद्र तिवारी आईएएस अकेडमी अनुभव में विजय जोशी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, लास्ट में अंतिम क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान की तीसरी विचारधारा के संदर्भ में बड़े विस्तृत स्वरूप में बात की थी। तीसरी विचारधारा जो हमारे पास चली थी वो थी चेतना की विचारधारा, समर्थक हमने बात की। फिर उसके बाद सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के छोटे से संक्षिप्त स्वरूप का वर्गीकरण आपके सामने रखा और मन को 3 भागों में डिवाइड किया। इसको डिवाइड यहाँ करने का मेन कारण ये था कि मन चेतना का स्वरूप और चेतना शब्द जो है मन का एक भाग है। तो यहाँ पर मैंने मन का वर्गीकरण कर दिया। बेहतरीन शब्द मैंने आपके सामने रखे जो एग्जाम प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार है। तो ये सब शब्द आपको बड़े अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल के हिसाब से बहुत बेहतरीन शब्द हैं। आपको इनमें से कोई भी एक छोटा प्रश्न या बड़ा प्रश्न देखने को मिल सकता है, वो सब चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। हमारे मनोविज्ञान की अंतिम और चौथी लास्ट विचारधारा अभी बची है, तो उस विचारधारा के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। वो विचारधारा हमारे पास, जैसा कि आपको विदित है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं व्यवहार की विचारधारा। देखो भैया, व्यवहार की विचारधारा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से हम यहाँ देखते हैं कि व्यवहार की विचारधारा मनोविज्ञान के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के अंदर प्रारंभ होती है और मूल रूप से 20वीं शताब्दी के अंतर्गत यह प्रारंभ होकर आज वर्तमान के अंतर्गत भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमें प्रदर्शित होती दिखाई दे रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि व्यवहार की विचारधारा 20वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर वर्तमान में भी प्रचलित है। जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा एग्जाम के अंदर, क्या एग्जाम प्रश्न पत्र के अंदर, कि मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है, तो हमारे पास उत्तर होता है व्यवहार। आजकल साइकोलॉजिकल वर्डों का यूज बहुत ज्यादा हो गया है इस प्रश्न पत्र में, तो व्यवहार के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने एक शब्द और रख देता हूं जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ अनुभूति। तो आप ध्यान रखना, जहां पर व्यवहार एवं अनुभूति की विचारधारा आ जाए तो कोई कंफ्यूज, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपके पास। व्यवहार और अनुभूति की विचारधारा शब्द जहां यूज हो गया, मीनिंग समझो, वहां पर हम इसी विचारधारा की बात करें जो 20वीं शताब्दी में चली है। मीनिंग ये हुआ, व्यवहार की विचारधारा और अनुभूति की विचारधारा एक ही बात है। दोनों को संक्षिप्त स्वरूप में जोड़कर लिख भी सकता है कि वर्तमान में कौन सी विचारधारा चल रही है। दोनों पार्ट एक साथ आ सकते हैं, व्यवहार तथा अनुभूति की विचारधारा। तो इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों शब्द मैं आपके सामने लिख चुका हूं। जैसा कि आपको पता है 20वीं शताब्दी में चली और वर्तमान में भी प्रचलित है। अब बात करते हैं इस विचारधारा का मूल रूप से समर्थन जो है वो किन किन लोगों ने किया, समर्थक इसके कौन कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी विचारधाराओं की तरह। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाती है समर्थक के स्वरूप में, तो व्यवहार शब्द जहां भी यूज होता है वहां सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, जिसका नाम है जेबी वाटसन। वाटसन मनोविज्ञान के क्षेत्र का, ध्यान रखना, वाटसन जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवहारवादी माना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिवाइज हो चुका है कि मनोविज्ञान का सबसे बड़ा व्यवहारवादी किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके पास मिलता है, आप अच्छे से दिमाग में रखना। मनोविज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवहारवादी किसे माना जाता है, वाटसन को। ये बात रटिफिकेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पर इस बात को रट लिया आपने, लेकिन रटना नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों मानते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक या फिर हम बात करें सबसे बड़ा व्यवहारवादी है, तो आपने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्यों है, तो बिल्कुल होना भी चाहिए। मनोविज्ञान का दूसरा स्वरूप ही प्रश्न चिन्ह है, कॉन्सेप्ट है, और वो समझिए क्या है, बताते हैं। वाटसन जो है, इस वाटसन की एक पत्नी थी जिसका नाम था रोनाली रेनर, याद रखना। और रोनाली रेनर और वाटसन का एक पुत्र था, उसका नाम था अल्बर्ट। भाई साहब, प्रश्न इसके नाम से आ चुका है एग्जाम में, और ये बात भी पूछी जा चुकी है कि जब वाटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था उस समय वह कितने माह का था, कितने वर्ष का था। तो याद रखना, आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि जब अल्बर्ट पर प्रयोग हुआ था, वाटसन और उसकी पत्नी के द्वारा अपने बच्चे पर जब यूज हुआ,
ये मनोविज्ञान का व्यवहारवाद दृष्टिकोण उस पर लागू किया गया, उस समय अल्बर्ट मात्र 11 माह का था। और अल्बर्ट पर जो प्रयोग हुआ था वो ध्यान रख लेना, वो खरगोश का प्रयोग था। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न बार बार बना है यहाँ से कि वाटसन के द्वारा अल्बर्ट पर किस जीव के साथ प्रयोग किया गया था। तो जीव जो था वो तो खरगोश था। अल्बर्ट नाम आ चुका है कि वाटसन के पुत्र का नाम क्या था, एग्जाम में आ चुका है। आप लोग प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं अपने राजस्थान रीट एग्जाम के अंदर अल्बर्ट। दूसरा, कितने वर्ष का था वो जब उस पर प्रयोग हुआ, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो वो 11 माह का था। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण चीज बची है जो अब तक नहीं पूछी गई और वो वर्तमान किसी एग्जाम में आ भी सकती, तो नया प्रश्न ध्यान रखें कि वाटसन ने जब अपने आप को सबसे बड़ा व्यवहारवादी बनाया तो उसके अंदर उसकी पत्नी का हाथ भी था। मीनिंग जो प्रयोग उसने अपने बच्चे पर किया था उसमें रोनाली रेगन उसकी सहयोगी थी, सहायता करने वाली थी। तो कहा जा सकता है कि वाटसन और रोनाली रेगर दोनों ने मिलकर मूल रूप से अल्बर्ट पर प्रयोग किया और अल्बर्ट के ऊपर मूल रूप से खरगोश के आधार पर व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियों को स्पष्ट करके बताया। और व्यवहार में परिवर्तन करने का जो क्षेत्र वाटसन ने रखा, इसी कारण मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप ध्यान रखना वाटसन क्या बना, सबसे बड़ा व्यवहारवादी। अब बात सुनो कि परिवर्तन क्या किया इसने बच्चे के व्यवहार में। देखो भैया, एक समय था, बड़ा संक्षिप्त स्वरूप ले रहा हूं क्योंकि जब आप व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ोगे, लर्निंग अधिगम चलेगा, उस समय रोनाल्ड मिलर और वाटसन का सिद्धांत आपको बताऊंगा। यहाँ संक्षिप्त व्याख्या होगी सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्यों शब्द को यहाँ से हटाना है। तो ये जो आपके पास प्रयोग हुआ है वाटसन का, उसमें हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यवहारवादी बना, क्यों बना, कारण क्या था, उस चीज को थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। तो पता चलता है कि अल्बर्ट जो है वो 11 माह का जब था तो वह खरगोश के साथ खेलता था। खरगोश के साथ खेलते खेलते अल्बर्ट का व्यवहार खरगोश के साथ जुड़ जाता है, मतलब खरगोश से अल्बर्ट को किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। लेकिन जब ये प्रयोग स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही अल्बर्ट के पास खरगोश जाता, वाटसन एक बड़े हथौड़े से एक जबरदस्त प्रहार करता लोहे पर, जिससे एक डरावनी आवाज आती। जैसे ही खरगोश अल्बर्ट के पास पहुंचा, उसके समीप पहुंचा, अल्बर्ट ने उसको हाथ लगाया तो एक जबरदस्त प्रहार हुआ और एक खतरनाक आवाज निकल के आई, डरावनी आवाज निकल के आई, जिससे अल्बर्ट अचानक चौंक गया कि ये आवाज कहीं खरगोश की तो नहीं है। अब फिर से जब अल्बर्ट खरगोश को हाथ लगाता है, फिर से एक डरावनी आवाज निकल के आती है। मीनिंग जब भी वह खरगोश को हाथ लगाए, एक डरावनी आवाज निकल के आए। ये कार्य जब वाटसन ने बार बार अल्बर्ट के साथ किया तो अल्बर्ट धीरे धीरे खरगोश से क्या करने लग गया, डरने लग गया। वही अल्बर्ट जो कभी खरगोश के साथ बड़े अच्छे से मिलकर उसको हाथ लगाकर खेलता था, अब वह खरगोश को देखकर ही डरने लग गया। मीनिंग आप समझ रहे, अल्बर्ट के व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन। और जब उसके व्यवहार में उसने परिवर्तन इस प्रकार से किया, इसीलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यवहारवादी बन गया कौन, वाटसन। और सबसे बड़ा व्यवहारवादी बनने का कारण भी यही है कि उसने अपने स्वयं के बेटे पर प्रयोग किया। जब कोई मनोवैज्ञानिक अपने स्वयं के पुत्र पर प्रयोग करता है, मीनिंग वह सबसे बड़ा व्यवहारवादी का स्वरूप प्राप्त करता है। तो ये कारण था, आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। 4-5 बेहतरीन प्रश्न है, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपके सामने बात की समर्थकों की, तो समर्थक में हमारे पास सबसे पहले वाटसन शब्द का प्रयोग हुआ। तो वाटसन जो है सबसे बड़ा व्यवहारवादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और हमारी जो विचारधारा है वो भी व्यवहार की विचारधारा है, तो इसलिए मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना पड़ा, आप ध्यान रखें। तो पहला तो इंपोर्टेंट हमारे पास बन गया कौन, वाटसन। दूसरा, जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जैसे कि थॉर्नडाइक, जैसे कि पाउला, जैसे कि स्किनर, जैसे क्लार्क, ये वो सब लोग हैं जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं सभी व्यवहारवादियों के आधार पर हमारे मनोविज्ञान की चौथी विचारधारा चली, और जो वर्तमान में भी चल रही है, इसको अपन बोलते हैं व्यवहारवादी विचारधारा। थोड़ा सा बता दूं, वाटसन ने प्रयोग किया था अल्बर्ट पर। अगर किसी जीव का प्रयोग आ जाए अल्बर्ट के साथ तो खरगोश बताना है। दूसरी बात, थॉर्नडाइक की बात आए तो थॉर्नडाइक की क्या थी, बिल्ली थी।
पावलोव का प्रयोग किस पर था? कुत्ते पर था। स्किनर का प्रयोग मूलतः कबूतर पर भी था, लेकिन मूल इंपोर्टेंट जो प्रयोग था वो चूहे पर है। क्लार्क हल का प्रयोग जो है वो भी चूहे पर है, तो चूहा है यहाँ पर भी। तो ध्यान रखना, इन सभी जीवों पर इन्होंने व्यवहार परिवर्तन के सिद्धांत दिए जो आपको लर्निंग अधिगम में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें हमारे पास आती हैं, वर्तमान विचारधारा चल रही है। अब देखिए एक छोटा सा डेफिनेशन आपको यहाँ पर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वाटसन का एक प्रयोग और बता देता हूँ। हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत संकल्पनाएं बड़ी फेमस होती हैं। इन संकल्पनाओं में एक बेहतरीन संकल्पना चलती है जिसको बोलते हैं 3 मूर्खों की संकल्पना। एग्जाम प्रश्न पत्र में शब्द यूज हो सकता है कि 3 मूर्खों की संकल्पना किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो 3 मूर्खों की संकल्पना देने वाला व्यक्ति कौन था? वाटसन था। इस 3 मूर्खों की संकल्पना का प्रयोग अपने व्यवहारवादी विचारधारा में उसने कैसे किया? तो बात आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पर। स्टोरी ये है कि वाटसन ने जब 3 मूर्खों की संकल्पना दी तो उसने कहा कि संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार के पागल होते हैं, 3 प्रकार के मूर्ख होते हैं, अकॉर्डिंग टू वाटसन। और एक बात अच्छे से दिमाग में रखना, एग्जाम में ऐसे शब्द बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। जब आप संज्ञानवादी विचारधारा पढ़ेंगे जीन प्याजे, तो वहां पर आप गेंद कंबल की संकल्पना को पढ़ेंगे, 3 पर्वतों की संकल्पना को पढ़ेंगे, संख्याबोध वर्गीकरण और पेंडुलम टेस्ट संकल्पना, ये बहुत ज्यादा चलती है वहां पर। ऐसे ही एक संकल्पना आपको यहाँ याद रखनी है कि 3 मूर्खों की संकल्पना को देने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको मैंने बता दिया, वाटसन। अब इस संकल्पना को सुनिए क्या है। साधारण वर्गीकरण लगता है लेकिन मनोविज्ञान का बेहतरीन प्रश्न है। क्यों? क्योंकि स्वयं वाटसन का यूज किया हुआ है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वाटसन इस विचारधारा का सबसे पॉपुलर व्यक्ति है जिसने एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर का स्वरूप दिया इसको। वही व्यक्ति 3 मूर्खों की संकल्पना दे रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग वो क्या मानता है? ये कहता है कि संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार के पागल होते हैं, और 3 प्रकार के जो पागल होते हैं वो कौन कौन से टाइप के? वो कहता है एक तो ऐसा पागल है जो सदैव बड़बड़ करता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, समझिएगा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अकॉर्डिंग टू वाटसन। एक ऐसा पागल है जो सदैव पत्थर फेंकता है, और एक ऐसा पागल बताता है जो सदैव चुप बैठता है। बात को समझने का प्रयास करना, बात बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में लगेगी आपको, लेकिन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बात में। एक ऐसा पागल जो बड़बड़ाता है, एक ऐसा पागल जो चुप बैठा है, और एक ऐसा पागल जो यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है। जो बड़बड़ा रहा है ये पत्थर क्यों नहीं फेंक रहा है? तो पागल, लेकिन पत्थर क्यों नहीं फेंक रहा? जो पत्थर फेंक रहा है वो चुप क्यों नहीं बैठता? कहने का मीनिंग ये है तीनों पागल अलग अलग कैटेगरी के हैं, और तीनों ही पागलों के अंदर विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण घटना जन्म ले रही है कि क्या कारण है कि यह पागल केवल बड़बड़ाता है, क्या कारण है कि ये पागल हमेशा चुप बैठता है, और कौन सा ऐसा कारण है कि हमेशा पत्थर ही उठा के फेंकता है। मीनिंग ये हुआ इन तीनों के पीछे एक बड़ा रीजन है, और एक बड़ा रीजन है मीनिंग एक बड़ा क्या है? कारण। वाटसन कहता है इस कारण की क्या करो? पहचान करो कि क्या कारण है कि ये बड़बड़ाता है, और क्या कारण है कि चुप बैठता है, और ये क्या कारण है कि पत्थर ही फेंकता है। कारण की पहचान करो, जांच करो, और उसके बाद इन पागलों के व्यवहार में क्या करो? परिवर्तन। मीनिंग वातावरण के अकॉर्डिंग, जो वर्ड बोल रहा हूं बहुत बेहतरीन शब्द है, ध्यान रखना, वातावरण के अनुसार बालक के कारण की पहचान कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है? वाटसन। तो ये बहुत बेहतरीन संकल्पना है। वाटसन हमेशा इस बात को स्पष्ट करता है, ये बात कहता है वाटसन कि वातावरण के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के व्यवहार में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि उन्होंने अल्बर्ट पर इसका प्रयोग करके स्पष्ट किया इस चीज को। बहुत बेहतरीन संकल्पना दी उन्होंने, 3 मूर्खों की संकल्पना, अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग। अभी लास्ट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो आपका हुआ उसमें आपने वाटसन का एक छोटा सा विश्लेषण देखा होगा, क्या कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं जिसे चाहूं डॉक्टर और जिसे चाहूं डाकू बना सकता हूं।
ये फैक्ट आपने अभी लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ इसके अंदर देखा होगा, ये बात पूछी गई थी, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं जिसे चाहूँ डॉक्टर, मैं जिसे चाहूँ उसे डाकू बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो किसका है भैया? वाटसन का। क्योंकि वाटसन जिस बच्चे को डॉक्टर बनाएगा उसे उसी इन्वायरमेंट वातावरण में रखेगा, वो सब बच्चा जैसे माहौल में रहेगा वैसी बातें सीखते जाएगा। मीनिंग व्यवहार में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा माध्यम जो हमारे पास है, वो सबसे बड़ा माध्यम क्या है? वातावरण। इस इन्वायरमेंट के कारण बच्चे के व्यवहार में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह है हमारे पास मनोविज्ञान की चौथी विचारधारा, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं व्यवहार की विचारधारा। इस विचारधारा के अंतर्गत हमारे पास एक बेहतरीन डेफिनेशन है। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। ध्यान रखें, वुडवर्थ ने क्या विचारधारा यहाँ पर रखी है, क्या यहाँ पर शब्द रखे हैं, तो ध्यान दें। आपको जैसा कि सर्वविदित है, हमारे मनोविज्ञान की पहली जो विचारधारा थी वो आत्मा थी। आत्मा के बाद हमने जिस चीज को स्वीकार किया वो मन था। मन को यहाँ पर मस्तिष्क लिखा जा सकता है। तीसरा स्वरूप, तीसरी विचारधारा हमारे पास चेतना थी, और चौथी विचारधारा हमारे पास क्या थी? व्यवहार थी। 4 शब्द: आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार। भैया ध्यान रखना, वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन आपको दी है उस डेफिनेशन में ये चारों विचारधाराओं के नाम दिए। मेरे कहने का मीनिंग ये, मैं डेफिनेशन याद नहीं करवा रहा आपको, ये 4 वर्ड याद करवा रहा हूँ सिर्फ। जिस डेफिनेशन में आपको ये 4 शब्द मिल जाए, कुछ नहीं सोचना, आपका उत्तर होगा वुडवर्थ। मीनिंग मैं बोल के बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि व्यक्ति ने सबसे पहले आत्मा को स्वीकार किया, और आत्मा को स्वीकार करने के बाद मन, मस्तिष्क तथा चेतना का त्याग करते हुए वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार पर आधारित है या व्यवहार को अपनाए हुए है। मीनिंग ऐसी कोई लाइन आपको मिल जाए डेफिनेशन के स्वरूप में जहां आपको ऐसा लगे कि एक ही डेफिनेशन में चारों विचारधाराओं के नाम आ गए, आप ये समझ लीजिए वहां पर आपका उत्तर क्या होगा? वुडवर्थ। तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है, एग्जाम में 1-2 बार दे दिया गया, सेंट्रल लेवल एग्जाम में, याद है सीटेट और केडीएस में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नीट में हालांकि एक बार बहुत समय पहले 2011 में प्रश्न बना था, लेकिन रिवाइज हो सकता, बेहतरीन परिभाषा है, क्योंकि चारों विचारधाराओं के नाम आपके पास है। तो आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार, जहां जिस पंक्ति में लिखे मिल गए, कुछ नहीं सोचना, क्या उत्तर होगा? वुडवर्थ। तो एक इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके पास। इस प्रकार से हमने मनोविज्ञान की चारों विचारधाराओं का अध्ययन किया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब बुक में उनकी व्याख्या की है हमने। अब इसका अंतिम अपना जो पॉइंट है वो बचा हुआ है, वो है हमारे पास मनोविज्ञान की परिभाषाएं। और इसके पश्चात अपना जो टॉपिक है, हालांकि रिट सिलेबस में ये अधिक नहीं है, लेकिन रिट के संदर्भ में इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारे पास वो एक पहचान है, परिचय। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा शिक्षा मनोविज्ञान दिया किसने, नाम किसने दिया, तब तक हम इसमें आगे बढ़ क्या पाएंगे। इसलिए जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज के बारे में। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आगे आपको कहीं भी मिल सकते हैं प्रश्न पत्र के अंदर, तो बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये तो रिट के सिलेबस में नहीं, क्यों पढ़े? अब भाई सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिलेटेड चीजें आपको इसमें देखने को मिल सकती है। कई बार होता है आपसे पूछ रहे कि मनोविज्ञान के जनक कौन थे, हालांकि आप कहोगे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देखो रिट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो क्यों आ गया? रिलेटेड चीज है, आ सकती है, और जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो कम से कम उसका परिचय आपको पता होना चाहिए। अब बात पता है आपके पास डेफिनेशन। देखो भाई साहब, डेफिनेशन में अगर हम चीज यहाँ पर देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अनावश्यक नहीं, विशेष डेफिनेशन, कोई छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन में, तो हम यहाँ पर एक बेहतरीन डेफिनेशन लेते हैं स्किनर महोदय के अनुसार। स्किनर महोदय ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में या साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो डेफिनेशन दी वो क्या है? एक शब्द याद रखना, डेफिनेशन पूरी बताना हम आपको, और जोड़ के याद रखना है। देखो भैया, अगर कहीं भी ऐसा मिलता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखो छोटा सा डेफिनेशन है,
आपको याद कैसे करना है वो हम यहाँ देखते हैं। कहीं भी मिलता है कि मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा, तो आपके पास उत्तर है स्किनर। लेकिन याद कैसे करें? स्किनर में सबसे पहले आपको दिख रहा है कि से आ रहा है, और इस डेफिनेशन का मूल वर्ड है वो शिक्षा है, और शिक्षा में भी क्या है? से। तो याद रखना, स्किनर ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस शब्द की चर्चा की है? शिक्षा शब्द की, और से शिक्षा होता है, और से क्या होता है? स्किनर होता है। तो याद रखें, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? स्किनर। दूसरी बात, दूसरा हमारे पास डेफिनेशन देने वाला जो व्यक्ति था वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया किसने? वाटसन ने। एक डेफिनेशन बता चुका हूं, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं जिसे चाहूं से डॉक्टर, मैं जिसे चाहूं से डॉक्टर बना सकता हूं, किसने कहा? वाटसन। दूसरा डेफिनेशन, अगर आपको यहां पूछ ले दूसरा डेफिनेशन, तो यहां लिख सकता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने। धनात्मक का मीनिंग ये कि हमारे अंदर हमेशा ये कुछ इंप्रूवमेंट करता है, विकास करता है, और वो विकास जो होता है वो किसके कारण होता है? व्यवहार के कारण। और सबसे बड़ा व्यवहारवादी कौन है? वाटसन। तो वाटसन ने अपने डेफिनेशन में व्यवहार शब्द का यूज किया, आपको बताया। तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? वाटसन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर मॉर्गन के अनुसार जो लिख रहा हूं बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। मॉर्गन ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? मॉर्गन ने। देखो, मॉर्गन में यहां पर मैं आ रहा है, और यहां पर भी हमारे पास क्या है? मैं आ रहा है। तो मैं से मानव हो गया, मैं से मॉर्गन। तो मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान। और इस बात को हम सबसे पहले स्पष्ट भी कर चुके हैं कि मनोविज्ञान में न केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बल्कि पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। आपने देखा होगा थॉर्नडाइक ने बिल्ली के व्यवहार का अध्ययन किया, इसी प्रकार पावलोव ने कुत्ते के व्यवहार का अध्ययन किया। वो सब चीजें आपको इस डेफिनेशन में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही। अगर बात करता है जिबार्डो के अनुसार, जिबार्डो, तो जिबार्डो में जी है और इसकी डेफिनेशन में जी है, मतलब जिबार्डो कहता है कि मनोविज्ञान जीवधारियों का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को जीवधारियों का विज्ञान किसने कहा? जिबार्डो ने। मनोविज्ञान की डेफिनेशन में जीवधारी शब्द मिल गया, कुछ नहीं सोचना, जी से जीवधारी और जी से कौन सा हो गया? जिबार्डो। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले एक डेफिनेशन और मैकडूगल के अनुसार, तो मैकडूगल ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है? तो मैकडूगल साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान। अब देखो, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, धनात्मक विज्ञान तो किसने कहा? वाटसन ने। तो व्यवहार का धनात्मक ध्यान रखना, व्यवहार यहां भी यूज हो रहा है तो वाटसन मत कर देना, व्यवहार के साथ आचरण शब्द यूज हो रहे हैं। तो आचरण और व्यवहार दोनों शब्द जहां पर आ गए मनोविज्ञान के संदर्भ में, तो दोनों शब्द किसने दिए हैं? मैकडूगल ने। 5 डेफिनेशन है, 100% बात बता देता हूं, अगर मनोविज्ञान की डेफिनेशन पूछी जाएगी, ये 5 व्यक्ति अगर आपको याद है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। छठी डेफिनेशन नहीं बनी। तो 5 डेफिनेशन है, पांचों डेफिनेशन सबसे बेहतरीन डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूं, क्लास ध्यान रखना। सबसे पहली बात, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? स्किनर। से स्किनर और से शिक्षा, तो शिक्षा शब्द आते ही स्किनर याद रखना। मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा है? ये हमारे पास वाटसन का है, क्योंकि वाटसन हमेशा व्यवहारवादी गुणों की बात करता है। तीसरा, मॉर्गन के अनुसार बात की जाए मनोविज्ञान क्या है, तो मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है। और जिबार्डो के अनुसार मनोविज्ञान किसका है? जीवधारियों का। जबकि मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगर इन डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आप ये पूछे कि पांचों में सबसे पहले कौन सी पूछी जाए, तो भाई साहब पहली तो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर इन पांचों में कोई प्रश्न बने, सबसे खतरनाक प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। दूसरा अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बने तो प्रश्न बनेगा मैकडूगल। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, दोनों चीजें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान स्किनर, और मैकडूगल के अनुसार आचरण तथा व्यवहार।
तो दोनों अपने परचेस ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण चीजें आपके पास हो चुकी हैं। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है आपका क्लियर हो चुका है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट। धन्यवाद।